ईसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग देखिए शुरू किए थे अयस्कों का सांद्रण, उसमें हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्या छूटा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पीछे वाला जो वीडियो था उसमें देखिए कुछ डिस्कस किया गया था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू किए हैं यहाँ पर नहीं। अयस्कों के सांद्रण जो होता है, पिछला वाला वीडियो आपको डिस्कस किए थे कि जो अयस्कों का सांद्रण होता है, सांद्रण के पश्चात आपको सांद्रित अयस्क मिलेगा नहीं। जो अयस्क आपका, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से अयस्क आपका है, ये अयस्क है। तो अयस्क कहने का मतलब जो पृथ्वी से निकलता है, तो पृथ्वी से निकला है, इसमें बड़ी सारा मिट्टी, बालू, पांका, कंकड़, पत्थर, बड़ी सारा चीज इसमें रहेगा। और इसका सांद्रण करने का मतलब क्या है? तो सांद्रण करने का मतलब है इसमें से बड़े बड़े अशुद्धियों को बाहर करना नहीं। अगर यहाँ पर आपका यह अयस्क दिया है, और अयस्क का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिसको पृथ्वी से निकाला गया हो, जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहता है। नहीं, पृथ्वी से निकाला गया एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम रहता है। तो इसमें ये आप समझिए कि इसमें अशुद्धि तो है। अब इसका अगर आप कर देते हैं सांद्रण, तो सांद्रण करने के बाद क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि ZnS है ना, जिंक सल्फाइड है, तो बाद में आपको जो मिलेगा वो जिंक सल्फाइड ही मिलेगा। पिछला वाला वीडियो में काफी डिटेल में इसको डिस्कस किए हैं कि आपको जो मिलेगा ये जिंक सल्फाइड ZnA से ही मिलेगा। लेकिन इस बार यहाँ पर बड़ी सारा है ना, बालू, पत्थर और क्या क्या अशुद्धि है, पांका है, कंकड़ है। जब सांद्रण कर दीजिएगा तो सांद्रण करने के पश्चात इसमें से जो अशुद्धि, बड़ा बड़ा अशुद्धि रहेगा, वो बाहर हो जाएगा। अब एक साफ सुथरा साफ का अयस्क मिलेगा। सांद्रण में समझाए थे। और इस अयस्क है, सांद्रण करने के बाद फिर भी आपको अयस्क ही मिलेगा, लेकिन जो सांद्रण के पश्चात आपको अयस्क मिलेगा वो सांद्रित अयस्क हो जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा शुरू करते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। ये सब पहले डिस्कस किया गया है। यहाँ ये बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? तो अयस्क रहेगा, उस अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण। तो अयस्कों के सांद्रण के पश्चात क्या मिलेगा आपको? सांद्रित अयस्क मिलेगा। अब जब सांद्रित अयस्क में धातु की क्रियाशीलता के प्रकार के, 3 प्रकार के आपको समझाए थे। पीछे वाला जो वीडियो उसमें समझा दिए हैं, बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, जब 3 प्रकार के होता है, एक क्या होता है? काफी अधिक क्रियाशील धातु रहेगा। धातु की क्रियाशीलता काफी अधिक। पहला ग्रुप वाला हलीना कवर से फरार। तो जो पहला ग्रुप का, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, इसमें काफी अधिक क्रियाशील होता है। मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि सांद्रित अयस्क में आपको सोडियम मतलब NaCl मिला है, तो इसमें सोडियम जो है काफी अधिक क्रियाशील है। जब काफी अधिक क्रियाशील है तो इसको करेंगे कुछ, तो बताया था वहां पर कि वैद्युत अपघटन होता है। वैद्युत अपघटन कहने का मतलब उसमें उसको जल में डाल दीजिए, उससे करंट पास करवाइए। जैसे ही आप NaCl से करंट पास करवाइएगा जल में डालने के पश्चात, तो ए वाला जो है Na+ और Cl- में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दैट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू Na+ Cl-। आपको Cl- से कोई मतलब नहीं है, आपको धातु चाहिए, सोडियम चाहिए। तो Na+ को उठाइए, एगो प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। ये प्लस माइनस कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म होकर Na बचेगा। सोडियम जो अति शुद्ध होता है, सोडियम जो यहाँ पर मिला है, ये ध्यान रखिएगा, जो मतलब जिस धातु का निष्कर्षण वैद्युत अपघटन से कभी अगर हो ना, वैद्युत अपघटन से, तो उसका शुद्धता एकदम काफी अधिक, एकदम इसको कहा जाता है कि 100% शुद्ध है। 1% भी इसमें अशुद्धि नहीं है। ये पहला वाला पार्ट टोटल आपको डिस्कस कर दिए थे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। चलिए अब यहां से हम लोग को शुरू करना है। कौन सा है? मध्य क्रियाशील धातु। अच्छा, मध्य क्रियाशील धातु में क्या रहेगा आपको? जिसे जो भी मध्य क्रियाशील, आपको बताया था कि डी वाला है ना, कक्का, अस्थि, बकमन, फेकोनी, क्यूजन, गागे, जो क्यूजन तक था। तो डी वाला में जो जिंक है, मान लीजिए आप जिंक को उठाते हैं, तो जिंक जो होता है मध्य क्रियाशील। तो जिंक जो मध्य क्रियाशील धातु होता है, जैसे जिंक मध्य क्रियाशील है, तो जब भी पृथ्वी के अंदर रहेगा तब कार्बोनेट CO3 के साथ रहता है। या तो जो जिंक रहेगा, ध्यान दीजिए, जो मध्य क्रियाशील जो भी धातु रहेगा वो सल्फाइड के रूप में रहता है, ZnS के रूप में रहेगा। एकदम इसको ध्यान से आपको समझते जाना है। ये समझना है कि यदि कोई धातु जिसका क्रियाशीलता अगर मध्य हो, मध्य क्रियाशील धातु रहे, तो चाहे तो कार्बोनेट वाला रूप में रहेगा CO3। अगर यहाँ पर जिंक धातु है तो इसके साथ कार्बोनेट रहेगा, चाहे जो जिंक धातु उसके साथ सल्फाइड रहेगा, सल्फर रहेगा। ध्यान रहेगा, चाहे तो कार्बोनेट है चाहे सल्फाइड एस रहेगा, CO3 रहेगा चाहे इसके पास सल्फर रहेगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि जिंक पृथ्वी के अंदर आपको मिला है, तो जो जिंक आपको पृथ्वी के अंदर मिलेगा, तो चाहे तो कार्बोनेट के रूप में रहेगा और चाहे तो सल्फाइड के रूप में रहेगा, CO3 रहेगा
अच्छा ये दोनों में से कोई एक रूप में ही बना रहता है। इसको जब निकालिएगा पृथ्वी के अंदर से, जैसे पृथ्वी के अंदर से निकालिएगा, मान लीजिए ZnCO3 आपको मिला है पृथ्वी के अंदर, जैसे ही इसको निकालिएगा तो इसमें बड़ी सारा मिट्टी बालू पांका रहेगा, कंकड़ पत्थर रहेगा, इसका सांद्रण कर लेंगे, सांद्रण के पश्चात सांद्रित अयस्क मिलेगा, है ना। आज सांद्रित अयस्क में आपको मिला कौन है, जिंक, और जिंक होता है मध्य क्रियाशील, पीरियोडिक टेबल में देखते हो बीच में रहता है, नहीं, पहले उधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक होता है, बीच में डी, तो डी वाला जितना है सब मध्य क्रियाशील धातु है। यहाँ बताइए सांद्रण के पश्चात जो सांद्रित अयस्क आपको मिला है ZnCO3, तो यहाँ देखिए जो मध्य क्रियाशील जितना भी धातु होता है वो दो रूप में रहेगा, वो जिंक है तो कार्बोनेट के साथ रहेगा, और चाहे तो जिंक है तो सल्फाइड के रूप में रहेगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझा दिए है कि जो मध्य क्रियाशील धातु होता है वो मध्य क्रियाशील धातु प्रकृति में दो रूप में पाया जाए, मतलब प्रकृति में दो रूप में पाया जाएगा, चाहे तो कार्बोनेट रहेगा चाहे तो सल्फाइड रहेगा। अच्छा मान लीजिए गलती से आपको ये पता मतलब ऐसा है, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर एक कार्बोनेट वाला रूप में है, तो जब भी कार्बोनेट रूप में रहे तो इसका कैल्सिनेशन करवाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका करवाते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, और अगर ये सल्फाइड वाला रूप में रहेगा तो इसका रोस्टिंग करवा देंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एकदम आराम से इसको देखते जाइए। अब बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रक्रिया है, इसको जो समझा रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि अगर कभी आपको कार्बोनेट वाला रूप दिखाई दे तो उसका कैल्सिनेशन, जो कैल्सिनेशन होता है इसका हिंदी में इसको बोलते हैं निस्तापन। निस्तापन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, निस्तापन बोलेंगे, ठीक है, याद रहेगा। कैल्सिनेशन वाला को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तापन इसको कहना है। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन, अच्छा कैल्सिनेशन वाला प्रक्रिया हम लोग कब, निस्तापन का प्रक्रिया हम लोग कब अप्लाई करेंगे, निस्तापन हम लोग को तब करना है जब यहाँ पर एक कार्बोनेट वाला रूप में रहेगा। और ये जो रोस्टिंग होता है इसका दो नाम देते हैं, एक नाम देवल जाता है जारन और चाहे तो भर्जन, ध्यान रखिए दो नाम देते हैं, जारन या भर्जन, ठीक है। यहाँ जो रोस्टिंग होता है उसका दो नाम देते हैं। नाम कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए कैल्सिनेशन, निस्तापन एक बहुत ही बड़ा वर्ड आपको लग रहा है, निस्तापन है, यहाँ एक छोटा सा जारन या भर्जन है, तो छोटका के साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा, छोटका जो है छोटका के साथ ही रहेगा, तो उसको जारन बोलेंगे या चाहे तो भर्जन बोलेंगे, और कैल्सिनेशन वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, निस्तापन। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये कहिए कि सर इसका अगर कार्बोनेट वाला रूप में रहेगा तो इसका निस्तापन करेंगे, और जब निस्तापन के मतलब क्या होता है, निस्तापन का अर्थ क्या है, तो निस्तापन कहने का मतलब होता है कि जो यहाँ कार्बोनेट अयस्क आपको दिया गया है, यहाँ समझिए ZnCO3 दिया गया है, इसको स्ट्रांगली हीट करना होता है। निस्तापन के मतलब क्या है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, इसको गर्म किया जाता है। आज इसको गर्म करें, जैसे कोई भी कार्बोनेट अयस्क रहे, आपको ये कहा जाए FeCO3 है तो इसको भी आपको गर्म करना है, इस तरह से, ठीक ना। जैसे CaCO3 अगर जब भी कार्बोनेट वाला रहता है तो उसको स्ट्रांगली उसको अधिक ताप पर हीट करते हैं, ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि निस्तापन वाला जो प्रक्रिया होता है उसमें कार्बोनेट अयस्क, जो यहाँ पर आपको कार्बोनेट अयस्क दिया रहता है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और ये बात है कि अगर इसको आप हीट करोगे, अगर इसको गर्म करते हो तो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं इसमें देना है आपको, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहना चाहिए। नहीं, देखिए निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैल्सिनेशन निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, उसको आपको ऑक्सीजन देना नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको हीट करेंगे। अच्छा जरा सोचिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे गर्म करोगे तो टूटेगा, आपको वही वस्तु को गर्म, अगर इसी को आप गर्म करते हो तो पिघल के टूट खत्म हो जाता है, ये टूटेगा। अच्छा जब टूटेगा तो यहाँ CO3 है, तब ये बताइए गर्म करने के बाद पहले गैस वहां से बाहर निकलेगा CO2 रूप में, ध्यान दीजिए। यहाँ जो है CO3 गैस है, तो जब CO3 वाला गैस है तो यहाँ से CO2 तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब क्या बचा है, प्लस में जिंक बच गया है, 3 ऑक्सीजन में से 2 को बाहर निकल गया था, 1 ऑक्सीजन बच जाएगा, तो जिंक और 1 ऑक्सीजन मिलकर ZnO का निर्माण करेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, एकदम आराम से समझते जाइए, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एकदम आराम से इसको समझते जाइए। जैसे मान लीजिए आप इसको हीट करते हो, इसको गर्म करते हो तो क्या देगा, CO3 है तो यहाँ तो CO2 बन जाएगा, CO2 हो जाएगा। अच्छा और समझिए यहाँ पर CO2 निकला है तो कार्बन खत्म हो गया, एक कार्बन का एक कार्बन चल गया है, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन चल गया तो यहाँ 1 ऑक्सीजन बचेगा और लोहा बच जाएगा, तो यहाँ पर लोहा, आयरन और 1 ऑक्सीजन, क्लियर है।
अच्छा, CaCO3 को गर्म करेंगे तो यहाँ पर भी अगर जैसे हीट किया तो सबसे पहले यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। अब यहाँ देखिए कैल्शियम एक बचा हुआ है और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ चल गया था, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर। ये वाला बात आपको समझ में आया? कैल्सिनेशन टोटल खत्म हो गया है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या अंतर है, डिफिनेशन में निश्चित पूछता है। ये दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा, तो इसके बारे में समझा रहे हैं यहाँ पर। कैल्सिनेशन टोटल समझा दिए, जितना हो सकता है उतना टोटल हम लोग कैल्सिनेशन समझ लिए हैं। कैल्सिनेशन में होता क्या है सर, ये समझिए पहले। तो कैल्सिनेशन में हम लोग सबसे पहले कार्बोनेट अयस्क रहेगा, तभी आप कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन का प्रयोग कीजिए। निस्तापन वाला प्रक्रिया का प्रयोग तब किया जाता है जब यहाँ पर आपको कार्बोनेट अयस्क दिया रहेगा। और निस्तापन में करते क्या है, कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ये कहेंगे कि जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन नहीं उसको देना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहेंगे। अच्छा ये बताइए, जब आप कैल्सिनेशन करते हो तो क्या होता है? तो ऐसे जब भी इसका कैल्सिनेशन करेंगे तो कुछ हो या ना हो, एक में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बाहर निकलेगा, है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बाहर निकलेगा, रिलीज हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज मतलब बाहर निकलेगा। अच्छा और क्या बनेगा, तो जो भी यहाँ जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा ऑक्सीजन, आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको ऑक्साइड बनना निश्चित है, ठीक है, ऑक्साइड आपको बनेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। कैल्सिनेशन का प्रक्रिया टोटल समझ में आ गया है। कैल्सिनेशन में होता क्या है ये बताइए। तो कैल्सिनेशन में है कार्बोनेट अयस्क वाला को गर्म करते हैं, जैसे ही कार्बोनेट अयस्क को आप हीट कीजिए गर्म कीजिए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और जो यहाँ धातु रहेगा उसका ऑक्साइड बन जाएगा। इसको हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यहाँ जो धातु रहेगा उसका ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, कैल्शियम है इसके साथ ऑक्सीजन जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि कैल्सिनेशन करवाने के पश्चात जब इसका आप कैल्सिनेशन करवाइएगा तो क्या चीज बनेगा। तो वो सर प्रत्येक स्थिति में 2-2 चीज बनते जाएगा। यहाँ देखिए 2 चीज बनेगा, इसमें भी 2 चीज बनेगा। अब ये बता रहा है कि जब कैल्सिनेशन आप करवाइएगा तो कहाँ करवाइएगा, बोर्ड पे तो कैल्सिनेशन होगा नहीं। अरे उसको हीट करेंगे, एगो बर्तन इसे ले लीजिएगा। अब बर्तन लेने के बाद कोई चीज करेंगे कि ZnCO3 है तो ZnCO3 को गर्म करेंगे। यहाँ पर इसको गैस पे चढ़ा दीजिए गर्म के। तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये टूट के क्या देगा, तो ZnO जिंक का ऑक्साइड प्लस CO2 ही तो देता है। अब यहाँ आपको समझाया है कि जैसे इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक का ऑक्साइड है CO2 गैस। तो CO2 गैस होता है तो गैसवा जो है बर्तनवा से बाहर निकल जाएगा, आपको बचेगा कोई चीज, तो सर जिंक का ऑक्साइड बच जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब जब भी आप कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन कीजिएगा तो धातु का ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड मिलेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको समझ में आया है कि जब इसको हीट करेंगे तो ये गर्म जैसे करेंगे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्तन से बाहर हो जाएगा, जो कंटेनर आप लीजिएगा उससे बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कोई चीज, तो जिंक का ऑक्साइड धातु जो है मेटल जो आपको दिया गया है उसका ऑक्साइड यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए इसमें थोड़ा सा अच्छे, एक बार फिर से कैल्सिनेशन पर आ जाइए। एक बात ध्यान रखना कि कैल्सिनेशन में सबसे लास्ट में क्या बचता है, तो जिंक का ऑक्साइड बचता है और सब खत्म हो जाता है। एक बार फिर से कैल्सिनेशन के बारे में, ताकि दोबारा कैल्सिनेशन पढ़े की जरूरत आपको न पड़े, ठीक है। तो कैल्सिनेशन के बारे में एक बार फिर से जरा समझ लीजिए क्या है कैल्सिनेशन। तो कह दें कि जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तब इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहते हैं। अच्छा ये बताइए कैल्सिनेशन में होता क्या क्या है। तब पहला चीज कैल्सिनेशन के लिए पहला चीज इसमें कार्बोनेट अयस्क का प्रयोग करते हैं। दूसरा चीज कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इसको हम लोग हीट करेंगे, दूसरा चीज। तीसरा की कैल्सिनेशन वाला प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस यहाँ पर बाहर निकलता है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस है ये वाला बाहर निकलेगा। चलिए अब छोड़िए, यहाँ एक बात समझ में आया है कि जैसे ही कैल्सिनेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर से बाहर हो जाएगा, बच जाएगा केवल ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड। तो ये बताइए जब कैल्सिनेशन आप करवाइएगा तो कैल्सिनेशन से क्या बनेगा, पूछा जाए कि जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो ये इसमें ही आप कहिए कि सर जैसे इसका कैल्सिनेशन करवाएं तो 2 चीज बनता है, एक जिंक का ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कैल्सिनेशन मतलब क्या आता है, गर्म करना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो हीट करेंगे तो ऑक्साइड है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। मतलब कैल्सिनेशन के पश्चात आपको जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या क्या हुआ है कैल्सिनेशन में, तो ऑक्सीजनमा नहीं देंगे,
दूसरा कि इसमें जिंक का है ना, इसमें कार्बोनेट गैस का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, एकरा में से CO2 गैस बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया टोटल हुआ है कैल्सिनेशन वाला में। अब आइए, कैल्सिनेशन आप कब करवाइएगा? जब आपको कार्बोनेट पृथ्वी के अंदर मिलेगा तब। मान लीजिए सर यहाँ कार्बोनेट पृथ्वी के अंदर ना मिलके सल्फाइड मिल गया था, क्या कीजिएगा? तो सल्फाइड मिलेगा तो उसका रोस्टिंग करवा लेंगे। रोस्टिंग मतलब जारन या भर्जन, है ना, जारन या भर्जन। रोस्टिंग मतलब होता है जारन या भर्जन। तो अब कैसे रोस्टिंग क्या होता है? तो देखिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ ऑक्सीजन पहले से है, कार्बोनेट गैस में ऑक्सीजन पहले से है, तो ऑक्सीजन इसको नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या करते हैं कि रोस्टिंग मतलब जारन या भर्जन में इसको भी हम लोग गर्म करेंगे। जैसे जिंक का आपका है ना, जिंक सल्फाइड दिया है, इसको भी आपको गर्म करना है। जैसे यहां पर आप क्या किए थे, इसको हीट किए थे बिना ऑक्सीजन दे ले, लेकिन जारन में हम लोग क्या करते हैं कि जो सल्फाइड है यहाँ पर, इसको भी हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा, चूंकि पहले से कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मतलब पूछा जाए कि जारन क्या होता है, भर्जन क्या मतलब है, जारन या भर्जन क्या होता है, दोनों छोटा है, निस्तापन बड़ा है, ये अलग रहेगा। जारन भर्जन दोनों साथ है, दोनों एक ही नाम है। रोस्टिंग क्या होता है? तो ये कहना है कि यहां पर सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, बेसिक सा है, आगे अंतर में आपको काम देगा। हम लोग निस्तापन किसका करते हैं? तो सर कार्बोनेट वाला का। जारन या भर्जन किसका करते हैं? सल्फाइड वाला का। अच्छा, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, निस्तापन वाला में। जारन या भर्जन में ऑक्सीजन दे के इसको गर्म करते हैं, ऑक्सीजन देना है, बाद में इसको हीट करना है। अच्छा, जब ऑक्सीजन दे के इसको गर्म कीजिएगा तब क्या होगा? सबसे पहले देखिए, सल्फर जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना था, देख लीजिए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला है, यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, SO2 गैस बाहर निकलेगा। जोड़ जिंक जो है सर, यहाँ समझिए, जिंक भी जाके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और जिंक जब अभिक्रिया करता है तो जिंक का ऑक्साइड, आपको होगा सर इसमें जिंक कैसे अभिक्रिया करेगा? अरे 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन में से दोनों ऑक्सीजन सल्फर लेके बाहर हो गया। यहाँ पे कहिएगा, यहाँ तो आप ये कहिएगा कि सर ZnS है, इसको ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ सल्फर जो है ये दोनों ऑक्सीजन को लेकर बाहर हुए, है ना, SO2 गैस का निर्माण किया है। तब यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी बचे, ऑक्सीजन तो बचेगा नहीं, तो ना बचा तो खाली जिंक बनना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन कहां से आ गया है? आप ये समझिए। अगर कहा जाए आप जल लाइए, तो जल में अब जल का सूत्र को आप क्या लिखते हो? H2O लिखते हैं। तक एगो रहता है कि गिलास में लाते हैं, चुल्लू में लाते हैं, जैसे भी आप लाइए, एक बूंद भी लाइएगा तो उसमें ढेर सारा ऐसा रहेगा, तो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन दीजिए तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा बनल रहेगा, ठीक ना। ये नहीं कि यहाँ पर ये अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। बर्तन लिए हैं, बर्तन में कौन है? ZnS है, इसको ऑक्सीजन के साथ इस बार क्या किए हैं? गर्म। तो जब ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किए तो इसमें ऑक्सीजन तो ढेर सारा भरा हुआ है, पर्यावरण का ढेर सारा ऑक्सीजन बाहर है, उसको हम लोग सांस के है ना, उसे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी तो ढेर सारा ऑक्सीजन रहेगा। तो जो ऑक्सीजन जैसे हीट की जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO2 गैस बनावेगा और ये बाहर हो जाएगा। लेकिन जिंक भी इसमें और बचे हुए ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जिंक का ऑक्साइड बनावेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा? यहाँ देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि PbS है ना, और इसको आप कोची करवाते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं या गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करेगा? तो SO2। अब Pb का ऑक्साइड यहाँ पर भी बन जाएगा, Pb जो है वो ऑक्सीजन के साथ चल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं रहता है, यहाँ ढेर सारा ऑक्सीजन बर्तन में रहता है, तो ये भी जाके अपना वहां पर PbO करके लिख देना है, ऑक्साइड वहां पर बन जाएगा उसका, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। इतना सारा बात आपको क्लियर हो गया है। आप पहले ये बताइए, इसमें यहाँ जो है, यहाँ जो टोटल पढ़ाए हैं, इसमें पहले आपको ये बताना है, यहाँ तक जिंक लिए, जिंक वाला को रहने दिए हैं। पहले ये बताइए कि निस्तापन में क्या क्या होता है। तो ये कहोगे सर निस्तापन में पहले कार्बोनेट गैस का प्रयोग करते हैं, पहला चीज। दूसरा, कार्बोनेट गैस को गर्म करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, ऑक्सीजन बिना दे ले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तीसरा, इसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो CO2। अच्छा, ये बताइए इसमें क्या हुआ? रोस्टिंग में क्या करते हैं? तो रोस्टिंग में क्या होता है हम लोग को ये समझिए। रोस्टिंग में हम लोग सल्फाइड गैस का प्रयोग करते हैं, इसको भी गर्म करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन दे के गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, याद रहेगा। और यहाँ कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो SO2 गैस बाहर निकलता है। इसका ये आपके लिए अर्थ हो गया कि जिंक सल्फाइड का जब आप जारन या
भर्जन कीजिएगा तो जारन या भर्जन वाला प्रक्रिया में भी आपको जिंक का ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, यहाँ पर जिंक का ऑक्साइड यहाँ पर होगा, SO2 भी बनेगा प्लस SO2, लेकिन SO2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रहा, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको समझ में आया होगा कि कार्बोनेट वाला का जब निस्तापन कीजिए तभी ऑक्साइड मिलेगा, और सल्फाइड वाला का जारन या भर्जन कीजिए तभी आपको ऑक्साइड ही मिलेगा। दोनों सिचुएशन में आपको ऑक्साइड ही मिलेगा। क्लियर है। एक बात और ये पूछा जाए आपको, जैसे ये कहा गया है कि निस्तापन में क्या क्या हुआ है, तो कार्बोनेट गैस का प्रयोग करते हैं, एकरा में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको हीट करेंगे, गर्म करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। जारन वाला प्रक्रिया बता दीजिए क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले कह देना कि सर इसमें जिंक सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, दूसरा इसमें ऑक्सीजन रहेगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां अनुपस्थिति था, और इसमें SO2 गैस बाहर निकलता है। क्लियर है। दोनों का परिभाषा को समझ में आ गया होगा। ये आपको बता देना है कि निस्तापन का परिभाषा क्या रहेगा। तो ये कहना है कि जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। और जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म, यहाँ भी गर्म किए हैं है ना, यहाँ पर भी हम लोग हीट किए हैं, गर्म यहाँ पर भी किए हैं। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हीट करेंगे तब इस प्रक्रिया को हम लोग जारन या भर्जन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अंतर भी आपके पास है। यहाँ पर अंतर में ही कह रहे हैं कि इसमें कार्बोनेट गैस का प्रयोग करते हैं, इसमें सल्फाइड गैस का प्रयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं, उसमें ऑक्सीजन देते हैं, इसमें CO2 गैस बाहर निकलता है, उसमें SO2 गैस बाहर निकलता है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाए यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, रेस्ट अगला वीडियो में। और तुरंत जो है अगला वीडियो जैसे ही इसको देखिए और उसके जस्ट तुरंत बाद आपको अगला वीडियो देखना है। ठीक है, तुरंत ही देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, आपको चीजें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और इसको बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा, जितने देखिए उतना ही क्लियर रहेगा। चलिए अब क्या है, इसको रहने देते हैं, इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है सबको कहिए, जो घर पे बैठा हुआ अभी लॉकडाउन में, सब देखेगा उसको। ठीक है।